ओके, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ये मैंने तैयार करा है आप लोगों के लिए। एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था मेरे कॉलेज में कि सर, एक इम्पॉर्टेंट डाउट है कि जो इंडक्टेंस होता है नॉर्मली जो ट्रांसमिशन लाइन में, और जो इंडक्टेंस होता है कॉइल का, वो दोनों अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो हम लोगों ने उसके ऊपर बातचीत कर रहा था, तो उसने कहा कि सर, जो वायर का मतलब ट्रांसमिशन लाइन में हम जो इंडक्टेंस लेते हैं, वो हम लोग जानते हैं कि वो लेंथ के साथ जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर हम किसी ट्रांसमिशन लाइन के वायर को देखें, तो जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, लेंथ ऑफ द वायर बढ़ने से इंडक्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होता है। तो जितना लंबा वायर होगा उतनी लंबा उतना ज़्यादा उसका इंडक्टेंस होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, इंडक्टिव भी होता है। लेकिन जैसे मीडियम और हम लोग लार्ज ट्रांसमिशन लाइन में जाते हैं, वैसे वैसे एल का इफेक्ट बढ़ता जाता है, सी भी बढ़ता जाता है, एल बढ़ता है, सी बढ़ता है। ठीक है, तो यानी कि लेंथ के साथ क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है, इंडक्टेंस बढ़ रहा है ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉइल की, उसका दूसरा क्वेश्चन था कि अगर कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल के अंदर ऐसा नहीं होता। कॉइल की अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो लेंथ ऑफ द कॉइल अगर इंक्रीज करोगे तो इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिक्रीज होता है, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा कि सर, ऐसा क्यों होता है कि वायर का तो लेंथ बढ़ने पर इंडक्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई हमारी इंडक्टिव कॉइल है जिसको हमने स्पेशली तैयार करा है इंडक्टेंस के लिए, उसकी अगर हम लोग लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं कॉइल की, तो वहाँ पर इंडक्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, इसी को सॉल्व करने के लिए मैंने आंसर तैयार करा। तो जो है, मैंने सोचा क्यों ना एक इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में ये कन्फ्यूज़न रहा होगा या क्वेश्चन आता होगा, तो इसीलिए ये वीडियो सबके लिए मैंने रखा है, ताकि आप लोग इसको क्लैरिटी पा सकें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ नई बातें आपको पता चलेंगी। स्टार्ट करते हैं। तो मेन जो मैंने जब पूरी इसकी खोजबीन करी और इसके ऊपर काम करा, तो मैंने देखा जो मेन पर्पस है, मेन कॉज जो है इसका है, वो है कि दोनों कैसे मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करते हैं। मतलब जो मेन डिफरेंस है बिटवीन अ वायर एंड अ कॉइल, वो ये है कि भाई दोनों मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से अपने अंदर स्टोर करते हैं। अभी समझ में आएगा, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले इंडक्टेंस ऑफ स्ट्रेट वायर की बात करते हैं। अगर आप स्ट्रेट वायर को ध्यान से देखोगे तो स्ट्रेट वायर के अंदर मान के चलते हैं ये अगर करंट जा रहा है, तो यहाँ पर मैक्सवेल्स का जो राइट हैंड रूल है कि भाई अगर हमारा जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब ले लो, तो जो फिंगर्स होंगी दे विल पॉइंटेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कर्ल और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये हमारा थंब का डायरेक्शन है तो फिंगर के हिसाब से दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, एक स्ट्रेट वायर हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, और उसके अंदर अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो मैक्सवेल्स के राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होंगी। ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर स्ट्रेट वायर की ध्यान से देखोगे स्ट्रेट वायर को, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सर्किल में बनेंगी। ठीक है, और इस तरीके से बिखरी हुई होंगी। यानी कि अगर मैं और इसके अंदर जाके देखूं, तो अगर ये हमारा वायर है, मोटा सा मैग्नीफाई करके अगर हम देखते हैं और मान के चलते हैं केवल एक लाइन में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो आई करंट है दिस विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से तो रिंग बने होंगे, है ना, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो कंडक्टर को अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ इंटरनल फील्ड होगी, फ्लक्स इंटरनल फ्लक्स होगा, और कुछ जो होगा फ्लक्स वो एक्सटर्नल फ्लक्स होगा। तो जो नेट इंडक्टेंस हमारा बनेगा वो इंटरनल फ्लक्स की वजह से एक एल इंटरनल आएगा, और इस एक्सटर्नल फ्लक्स की वजह से एक एल एक्सटर्नल आएगा। ठीक है, अभी आगे मैं इसको और समझाऊंगा। सो दिस इज द कंप्लीट अबाउट द स्ट्रेट वायर। तो अगर आप किसी भी स्ट्रेट वायर को ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी अराउंड द वायर। अब देखो यहाँ पर लेंथ का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले मैं आपको फिजिक्स से समझाता हूँ, देन इसकी मैथमेटिक्स पे बात करेंगे। सही है, अगर हम सिंपल फिजिक्स से देखें तो भाई अगर हमारी इतनी लेंथ का वायर है तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, मान के चलते हैं 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारी बनी। ठीक है, अब अगर हम इसकी लेंथ को इससे 1 मीटर में मान लेते हैं 5 लाइन बनी, तो अगर हम 1 मीटर से बढ़ा के इसे 10 मीटर कर देंगे, तो 10 मीटर में क्या होगा, 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगी। ऑब्वियस सी बात है, जस्ट एक मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूँ, 50 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जस्ट एन एग्जांपल है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो घेर रही हैं उसको वो बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर आप वायर को देखो तो वायर मैग्नेटिक फील्ड को अपने एक सर्कुलर फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करता है, अपने पास रखता है। सही है, यानी कि जब भी कोई करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वायर के अराउंड सर्कुलर पाथ में रह के स्टोर होती है। सही है, तो जितना लंबा वायर होगा, लार्जर द लेंथ ऑफ द वायर, बल्कि यहाँ लार्जर द वायर मतलब लार्जर द लेंथ ऑफ वायर, इसको वर्ड ऐड कर लो, लेंथ ऑफ वायर। जितना लंबा
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रेट जो हमने वायर लिया है वो जितना लंबा होगा उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स बनेंगे, और जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड के लूप बनेंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट करेगी उस वायर से, और उतना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा। तो एक सिंपल अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, एक बहुत ही ऊपर से समझाऊँ, तो जो इंडक्टेंस होता है किसी वायर का वो डिपेंड करेगा कितने मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लूप्स पे, मैग्नेटिक लूप्स कितने बन रहे हैं, मैग्नेटिक लूप्स, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक लूप्स ये किस पे डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे लेंथ ऑफ द वायर पे। तो हम कह सकते हैं एल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा अप्रॉक्सीमेट लेंथ के, सही है। अब लीनियरली होगा कि लॉग में होगा वो अभी हम फॉर्मूले से समझेंगे। मतलब एक मोटा मोटा हमें समझ में आ गया कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे वायर की वैसे वैसे लार्ज नंबर ऑफ लूप स्टोर होंगे, लार्ज लूप स्टोर होंगे तो भाई लेंथ बढ़ने से इंडक्टेंस बढ़ेगा, सही पहला। अब इसको जरा फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, अगर किसी वायर के अंदर एक आई करंट फ्लो कर रही है तो उसको जूम आउट करके देखोगे तो अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इनसाइड दी वायर, इसको हम कह देते हैं इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो आउटसाइड दी वायर होंगी, उसे हम कह देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सही है, जो वायर के बाहर की तरफ होंगी। तो इन अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से जो इंडक्टेंस आएगा वायर के अंदर उसको हम एल इंटरनल कह देते हैं, और जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है अपनी ही सेल्फ अपनी बात हो रही है, दूसरा कोई वायर हमने नहीं लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूले डिस्कस करेंगे हम केस ले रहे हैं आइसोलेटेड वायर का। आइसोलेटेड वायर, आइसोलेटेड वायर का मतलब क्या हुआ कि एक ही वायर है दुनिया में जहाँ से करंट आई जा रही है, मतलब इसका रिटर्न पाथ जो है ना, जो रिटर्न कंडक्टर है वो भी इनफाइनाइट दूरी पर रखा हुआ है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोलेटेड वायर। थोड़ा सा हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, हालांकि ऐसा संभव नहीं है। आइसोलेटेड वायर लेने का मेन पर्पस ये है कि हम केवल चाहते हैं कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो, मतलब अगर जो वायर है उसकी इंटरनल वाली और उसी की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम कंसिडर करें, बाकी कोई दूसरे वायर को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि वो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो दूसरा वायर है उसको हमने इनफाइनाइट दूरी पर रख दिया ताकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे फॉर्मूले में इंटरफेयर ना करे, इंटरफ्रेंस ना करे, सही है, समझ में आ रही होगी बात ये। तो एल इंटरनल, अब देखो यहाँ पर, तो ये क्या है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फ्लक्स ऑफ द कंडक्टर, इनसाइड फ्लक्स की वजह से ये वाला, और जो फ्लक्स बाहर है आउटसाइड द कंडक्टर है उसको हम एल एक्सटर्नल कह देते हैं, दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स आउटसाइड द कंडक्टर। तो इन दोनों की वजह से इंडक्टेंस हमें देखने को मिलेगा वायर के अंदर। तो एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला जो होता है इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, आप देखेंगे अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें दे रखा होगा। अप्रॉक्सीमेट फार्मूला बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ऐसे एक स्ट्रेट वायर के लिए जो कि फाइनाइट लेंथ एल उसकी लेंथ है, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड रेडियस उस वायर का है आर, ठीक है, और उसका जो रिटर्न पाथ है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसको हम कह सकते हैं क्लोज टू इन्फिनिटी, इतनी ज़्यादा दूरी पर रखा हुआ है। तो उसका सिंपल सा सिद्धांत है, आइए आपको समझ में आ गया क्यों आखिर रिटर्न पाथ को हम लोग बहुत दूर रख रहे हैं। क्योंकि जो रिटर्न पाथ होगा, जैसे ये करंट जा रहा है तो इसका रिटर्न पाथ अगर दूर रख दोगे तो इसका जो फ्लक्स है वो इस वायर के फ्लक्स को, इस वायर के करंट को, इंडक्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम लोगों ने इसे इन्फाइनाइट दूरी पर रख दिया है, ठीक है। तो अब देखो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर दो कंडीशन पॉसिबल है अगर हम इंडक्टेंस निकालने की बात करें एक आइसोलेटेड वायर की। एक है हम लो फ्रिक्वेंसी पर निकालें, लो फ्रिक्वेंसी पर अगर निकालने की कोशिश करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी कह लो या फिर डीसी भी कह सकते हैं, डीसी क्योंकि जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 हर्ट्स होती है, तो चाहे 0 हर्ट्स की, अब आप लोग कहोगे सर 0 हर्ट्स पे तो इंडक्टेंस होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बट क्योंकि डीसी जब नॉर्मल करंट फ्लो करेगा वो भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, भले ही वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो उसकी वजह से भी एक छोटा सा बहुत छोटा इंडक्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो डीसी करंट जब फ्लो करेगा तो उसकी वजह से जो बहुत छोटा सा इंडक्टेंस हमें पिक्चर में देखने को मिलेगा वो हमने बना दिया। देखो एक बात समझो बहुत ध्यान से, देखो एक होता है इंडक्टेंस और एक होता है रिएक्टेंस, दोनों में अंतर है। इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है, तो डीसी वायर के अंदर अगर किसी वायर के अंदर डीसी करंट फ्लो कर रहा है इट विल क्रिएट एन इंडक्टेंस, ठीक है। लेकिन इंडक्टेंस और रिएक्टेंस में ये डिफरेंस होता है, रिएक्टेंस इज 2πf/L, मतलब इंडक्टेंस हो सकता है किसी वायर का इंडक्टेंस हो बट वो कोई अपोजिशन ऑफर ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, समझ में आ रही बात है, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लो। जैसे अगर हम बात करते हैं, आपको याद होगा मैंने अभी थोड़े दिन पहले YCT यूथ पब्लिकेशन सीरीज में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ट्रांजिएंट एनालिसिस पर। बहुत ध्यान समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस के अंदर हमने एक बात देखी थी कि वहाँ पर जब कोई इंडक्टर होता है और उसको हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं तो उसका जो रिएक्टेंस होता है XL उसको हम 0 ले लेते हैं एंड इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट डीसी पर। तो ये शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब हुआ कि जो इंडक्टर सर्किट के अंदर यूज हो रहा है वो कोई अपोजिशन ऑफर नहीं कर रहा, रिएक्टेंस सिंपली सिग्निफाई द अपोजिशन, सही है।
ये अपोजिशन सिग्निफाई करता है जो कि फ्लो होने वाले करंट को इंडक्टर ऑफर करेगा। लेकिन क्या इसका इंडक्टेंस जीरो हो गया है? आंसर है नहीं। मैंने इसको लेक्चर में भी करेक्ट करा था, ये चीज़ मैंने एक दिन आपको समझाई भी थी, और कहीं गलती से मेरे मुंह से निकल गया हो कि इंडक्टेंस, हम लोग जो इंडक्टर है, हम इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट ले रहे थे, बट इसका मतलब ये नहीं था कि इंडक्टेंस खत्म हो गया, उसका रिएक्टेंस जीरो हो जाता है। सही है, तो ये बात ध्यान रखना। तो मैंने ये चीज़ वहाँ पे क्लियर भी करी थी एक आध लेक्चर में कि गलती से अगर निकल गया हो तो उसको करेक्ट कर लेना। इंडक्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि रिएक्टेंस जो होगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इंडक्टेंस, वो हमारा जीरो हो जाता है डीसी के केस में। इंडक्टर शुड रिमेन इंडक्टर, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, बिकॉज इंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करके एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अब चेंजिंग नहीं होगी तो अपोज नहीं करेगा। तो इसीलिए डीसी के केस में रिएक्टेंस जो होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, डेट शुड बी इक्वल टू दी हमारा वो जो होता है वो जीरो होता है। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए अगर हम कहते हैं ना डीसी के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता, आंसर है डीसी के अंदर ना रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टेंस इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज फ्रिक्वेंसी जीरो होती है। बट क्या इंडक्टेंस होता है कॉइल का? बिल्कुल होता है। अगर आप बात करते हो भाई फील्ड वाइंडिंग, डीसी मशीन फील्ड वाइंडिंग करते हो ना, तो फील्ड वाइंडिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ बना रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दैट इज दी इंडक्टेंस। तो इंडक्टिव इफेक्ट ही तो है भाई, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर है ना उसके अंदर, नॉर्थ साउथ जो बन रहा है, कॉइलिंग जो हमने करी है, तो इंडक्टेंस रहता है, बट उसकी वजह से जो अपोजिशन होता है टू द फ्लो ऑफ करंट वो जीरो होता है इन केस ऑफ डीसी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा आइसोलेटेड वायर है जिसके अंदर केवल डीसी फ्लो कर रही है, या फिर एक लो फ्रिक्वेंसी की एसी फ्लो कर रही है, लो फ्रिक्वेंसी की एसी मतलब लेस देन क्लोज टू 0 हर्ट्ज, जैसे 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज 4 हर्ट्ज लो फ्रिक्वेंसी अगर फ्लो कर रही है, तो ऐसे केस में जो इंडक्टेंस होगा एक स्ट्रेट आइसोलेटेड वायर का, वो होगा 2L इंटू लॉग में, ठीक है, नेचुरल लॉग है ये, 2L डिवाइड बाई आर माइनस का 0.75 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी। समझ में आ रही बात है? वहीं पर अगर हाई फ्रिक्वेंसी एसी में चले जाते हो तो जनरली जो लो फ्रिक्वेंसी एसी या डीसी की बात होती है ये बिलो 50 हर्ट्ज पे बढ़िया काम करता है ये फॉर्मूला। लेकिन अगर अबव 50 हर्ट्ज पे जाते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाओगे, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग मेगा हर्ट्ज में बात करते हैं, है ना, तो मेगा हर्ट्ज में क्या होता है, स्किन इफेक्ट डोमिनेट करता है। जब हम लो फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो लो फ्रिक्वेंसी में करंट जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग। लेकिन जब हाई फ्रिक्वेंसी पे जाओगे तो स्किन इफेक्ट डोमिनेट होगा। स्किन इफेक्ट ऑलरेडी मैंने पावर सिस्टम में कवर करा हुआ है, वहाँ से देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाके चेक कर लेना। स्किन इफेक्ट बहुत डिटेल में, मतलब मैंने पावर सिस्टम में भी बताया है, बेसिक में भी मैंने कवर करा है। डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि स्किन इफेक्ट कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैंने कई लेक्चर्स बनाए हैं। और लास्ट जो बिल्कुल लेटेस्ट जो मैंने इसके ऊपर लेक्चर बनाया था उसके अंदर मैंने पूरी इसकी फिजिक्स समझाई थी कि कैसे स्किन इफेक्ट काम करता है, क्यों आखिर करंट बाउंड्री पर इकट्ठा होता है, जाके देखना। तो जब हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी एसी पे काम करते हैं तो स्किन इफेक्ट बिल्कुल तगड़े से डोमिनेट करेगा। अब बिल्कुल तगड़े से डोमिनेट करेगा तो जो लो फ्रिक्वेंसी या डीसी में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था अक्रॉस दी कंडक्टर, वो केवल अब बाउंड्री पर फ्लो करता है एट द एजेस। ठीक है, तो अब जब हाई फ्रिक्वेंसी ऐसी बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर कंसंट्रेटेड एट द एजेस ऑफ द कंडक्टर। अब जब एजेस पर हैं तो इंटरनल जो होता है वो लगभग लगभग काफ़ी हद तक इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। इंडक्टेंस जो होता है, इंटरनल इंडक्टेंस LIN, उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि जब वो कम हो जाएगा तो जो टोटल इंडक्टेंस है हमारा, डेट शुड बी इक्वल टू दी L एक्सटर्नल, ये L एक्सटर्नल है, एंड डेट इज़ दी L इंटरनल। ठीक है, तो यहाँ पर L इंटरनल -0.75 था, अब जब ये कम कर दोगे तो डेट शुड बी -1। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया होगा? तो ये जो हम लोगों ने फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक है, तो पॉइंट अभी अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला जो था L इंटरनल प्लस L एक्सटर्नल को था, डिनोट कर रहा था। तो 0.75 माइनस कर रहे थे तो मतलब थोड़ा सा L इंटरनल रहा होगा, तभी 0.75 माइनस कर रहे हैं। अब हम कितना -1 कर रहे हैं, मतलब L टोटल जो था यहाँ पर और L टोटल जो यहाँ पर होगा, यहाँ पे L टोटल फर्दर रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब केवल एक्सटर्नल इफेक्ट डोमिनेट करेगा, इंटरनल हमने लगभग नेग्लिजिबल ले लिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर L टोटल देखोगे तो L एक्सटर्नल प्लस L इंटरनल दोनों हैं, तो इसकी वजह से देखो बड़े लोगों में कन्फ्यूजन होगा कि सर ये L इंटरनल 0.75 आपने ले लिया है तो यहाँ पर आपने इसको 1 क्यों कर दिया। तो बेसिकली ये जो नेगेटिव फैक्टर है ये दिखा रहा है कि टोटल में से कितना माइनस कर दें। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो, ये टोटल है L टोटल, सही है, L टोटल।
तो एल टोटल जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मान लेते हैं 10 में से 0.75 माइनस करा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9.25, जो कि अच्छा खासा हाई है। यहाँ पर अगर देखोगे तो 10 में से 1 माइनस करा तो कितना है, 9। तो टोटल इंडक्टेंस एल टोटल जो होगा डीसी के कंपैरिजन में यहाँ पर वो क्या हो गया, फर्दर रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर अगर 9.25 आ रहा है, यहाँ पर रिड्यूस होकर 9 रह गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी जब हाई फ्रिक्वेंसी चलेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग गायब हो जाएंगी, बिकॉज करंट कंसंट्रेटेड एट दी एजेस। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट जब हम लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सेंटर पे कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से जो इंटरनल इंडक्टेंस था वो लगभग कम हो जाता है। तो टोटल इंडक्टेंस जो होता है एल टोटल, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। समझ में आ रही बात है, आई को समझ में आ गया हो तो ये ज़्यादा मैं सही एक्सप्लेनेशन दे पा रहा हूँ। बाकी यार काफ़ी ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला कहलाता है, पार्शियल इंडक्टेंस फार्मूला कहलाता है ये, और इसको जो इंटरप्रेट कर सकता हूँ मैं वो मैंने ये करा है। बाकी अगर आपके पास कोई और इंटरप्रिटेशन हो, कि क्योंकि बहुत सारे मेरे चैनल पर इंजीनियर्स हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे पोस्टेड लोग हैं, अगर आपके पास कोई और एक्सप्लेनेशन हो इस फॉर्मूले का तो वो भी बताना, हम लोग इंटरटेन करेंगे। अच्छी बात है भाई, वन वे नॉलेज नहीं होनी चाहिए, मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूंगा, तो ये चीज़ बताना आप, ठीक है। मैं जितना इंटरप्रेट कर पाया इस फॉर्मूले को वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को अगर हमें समझना है तो दूर से देखोगे एल टोटल, तो यहाँ पर 10 माइनस 0.75 यानी कि 9.25, और यहाँ को देखोगे दूर से तो एल टोटल इक्वल टू 9 माइनस 1, 10 माइनस 1 डेट शुड बी 9। तो कौन सा कम हुआ, हाई फ्रिक्वेंसी पे इंडक्टेंस कम हो गया और यहाँ पर इंडक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर एल क्या है, एल इज़ द लेंथ, और लेंथ ऑफ द वायर, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द वायर, मीटर में होती है, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ये मैंने बता दिया। 0.75 और -1 जो है ये बेसिकली इंटरनल इंडक्टेंस के कंट्रीब्यूशन को दिखा रहा है। 0.75 मतलब एल इंटरनल ज़्यादा है, क्योंकि तभी तो छोटा फैक्टर माइनस कर रहे हो, और -1 का मतलब एल इंटरनल काफ़ी कम है, तभी तो देखो एल टोटल डेट शुड बी इक्वल टू दी एल एक्सटर्नल प्लस एल इंटरनल। अब माइनस में अगर 0.75 है यानी कि छोटा फैक्टर माइनस कर रहे हो तो एल टोटल ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे बड़ा फैक्टर माइनस कर रहे हो तो एल टोटल कम हो जा रहा है। तो डेट पर्टिकुलर क्वांटिटी विल रिप्रेजेंट इंटरनल इंडक्टेंस का कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल इंडक्टेंस में, ठीक है, एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट डेट कि जो इंडक्टेंस है सिंगल स्टेट वायर का, ये इसको हम लोग ना एक बात ध्यान रखना, इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो पार्शियल सेल्फ इंडक्टेंस है ये हम लोग थ्योरेटिकली तो कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली तो अपने आप को एक पर्टिकुलर जैसे प्रॉब्लम थी कि एक आइसोलेटेड वायर कैसे बिहेव करेगा, उसका इंडक्टेंस कैसे होगा अगर केवल हम उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले सफिशिएंट हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्या हम ये मेज़र कर सकते हैं किसी आइसोलेटेड वायर में, तो आंसर है नहीं मेज़र कर सकते। इट कांट बी डायरेक्टली मेजरेबल, बिकॉज यार आसपास हमेशा एक रिटर्न पाथ का वायर होगा। जैसे ही आसपास कोई भी वायर हुआ तो यहाँ करंट ये जा रहा है, यहाँ करंट वापस आ रहा है, तो इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली अफेक्ट दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होगी तो एल एक्सटर्नल अफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम डायरेक्टली कभी मेज़र नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जो आसपास के वायर है उन्हें इन्फाइनाइट दूरी पर रखना पड़ेगा। तो कुछ और बातें जो हम देख सकते हैं, जैसे इन जनरल कि टोटल इंडक्टेंस जो होगा किसी भी स्ट्रेट वायर का बहुत ही लो होगा कंपेयर टू दी कॉइल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कॉइल से कंपैरिजन करें, कॉइल आप एक बात मान के चलो, कॉइल एक स्पेसिफिकली डिज़ाइंड हमारा डिवाइस या मैं कह सकता हूँ एलिमेंट है, जिसको हमने स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही करा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर कर ले, जबकि वायर का काम मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करना नहीं है। वायर बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हो या ड्यू टू इट्स नेचर कि करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है, लेकिन उसको हमने इस काम के लिए डिज़ाइन नहीं करा है। तो इसीलिए जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत कमज़ोर होती है कंपेयर टू दी इंडक्टिव कॉइल की। तो इसीलिए कॉइल का इंडक्टेंस बहुत डोमिनेट करता है, काफ़ी ज़्यादा होता है और कंपेयर टू दी स्ट्रेट वायर्स। स्ट्रेट वायर के अंदर बिकॉज ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस डिस्कशन से हमने सीखा कि इंडक्टेंस इंक्रीज तो होगा लेंथ के साथ, बट स्लोली इंक्रीज करेगा, ठीक है, और डिक्रीज करेगा डायमीटर के साथ, सही है। दूसरी चीज़, इंडक्टेंस जो होगा वो वीक होगा और सिग्निफिकेंट केवल तब होगा जब हाई फ्रिक्वेंसीज एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर बात मेनली एक्सेल की हो रही है कि जब हम बात करते हैं रिएक्टेंस की, तो नॉर्मली जो हमारी इंडक्टेंस होता है वो नॉर्मली वीक होता है वायर का, लेकिन कब डोमिनेट करता है, मतलब अगर आप किसी वायर के इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हो तो वायर का जो इंडक्टिव इफेक्ट है नॉर्मली वीक होता है, लेकिन
डोमिनेट कब कर जाएगा, जब हम हाई फ्रिक्वेंसी के साथ डील करेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में जो इंडक्टेंस होता है वो बहुत तगड़े से डोमिनेट करता है, बिकॉज x इक्वल टू 2πf/L, या इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पर ज़्यादा सही शब्द रहेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कर लो इसको, ठीक है, डेट इज़ मोर एक्यूरेट। मैं नोट्स में इसको करेक्ट कर लूँगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? आई होप आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये दो बातें आपको याद रखनी है, एक है इंडक्टेंस और एक है इंडक्टिव रिएक्टेंस, दे बोथ आर डिफरेंट। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस दिस इज बेसिकली द अपोजिशन जो कि इंडक्टर ऑफर करेगा, और इंडक्टेंस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे रेजिस्टेंस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, वैसे ही इंडक्टेंस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से जो अपोजिशन ऑफर होता है डेट इज योर रिएक्टेंस। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इंडक्टेंस नहीं होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, करेक्ट कर लेना इसको, है ना। मैं नोट्स में आपको करेक्ट करके दे दूंगा, इसीलिए मैं थोड़े दिन बाद नोट्स देता हूँ, ताकि कोई भी अगर करेक्शन आना होगा, कोई भी दिक्कत होगी, तो नोट्स आपके पास सही डिलीवर हो, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में ध्यान रखो। अगर हम तो अगर इन दोनों कंपेयर करूं, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हो, बहुत ध्यान से समझना, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होगा, आपको कॉन्सेप्ट ये बहुत लोगों का वीक होता है। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडक्टेंस जो होता है वो एट अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज इंडक्टेंस की वैल्यू डाउन होगी। अभी हमने ऊपर सीखा कि फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर इंडक्टेंस की वैल्यू डाउन हो जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट की वजह से करंट जो होगा आउटर बाउंड्रीज फ्लो करेगा, जिससे जो इंटरनल फ्लक्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब जब फ्लक्स कम होगा तो इंडक्टेंस कम होगा, सही है। अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की, डेट इज योर चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज जो होता है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो वीक होता है एंड बिकम सिग्निफिकेंट ओनली एट हाई फ्रिक्वेंसीज एप्लीकेशन। यानी कि अगर तुम ट्रांसमिशन लाइन पे, यही तो वजह है जिसकी वजह से हम लोग HVDC को प्रेफर कर रहे हैं। अगर HVDC को ध्यान से देखोगे तो HVDC में हमें जो रिएक्टेंस है वो काफ़ी हद तक हमारा कम हो गया है। तो रिएक्टेंस कम हो गया, स्किन इफेक्ट कम हो गया, इसकी वजह से क्या होता है कि लाइन जो होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन, वो अच्छे से उसमें पावर फ्लो होती है, लॉसेस भी कम हो जाते हैं, और ये जो रिएक्टेंस की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी वो भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, क्यों? बिकॉज स्किन इफेक्ट नहीं होता HVDC में। स्किन इफेक्ट नहीं होगा तो सारा का सारा करंट जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा अक्रॉस दी कंडक्टर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंडक्टर है उसको हम DC पे चलाएं, मतलब एक वायर है उसको अगर हम लोग DC पे चलाएं या उसी वायर को हम AC पे चलाएं, तो कौन सा वायर ज़्यादा इंडक्टेंस ऑफर करेगा? तो DC विल ऑफर मोर इंडक्टेंस कंपेयर टू दी AC। बट अगर मैं पूछता हूँ कौन सा वायर ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो DC विल ऑफर 0 इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड AC विल ऑफर हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस, सही है। सो ये कंफ्यूजन अपना सही कर लेना, ठीक है। और कोई सिंपल पूछ ले तो जैसे मैंने बताया, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर बाय दैट पर्टिकुलर मटेरियल ड्यू टू इट्स इंडक्टिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज करा, ये सेल्फ इंडक्टेंस है सिंगल आइसोलेटेड वायर का, जब कोई भी वायर अराउंड नहीं होता, और इसको इसीलिए फाइंड आउट करना मुश्किल है। बट अगर हम बात करते हैं पावर सिस्टम की, पावर सिस्टम में हमेशा मल्टीपल वायर्स आसपास होंगे, तो अगर हम वायर की बात करेंगे तो कभी भी हमें आइसोलेटेड नहीं मिलेगा। तो मोर प्रैक्टिकल फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं पावर सिस्टम में या कहीं पर भी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पावर सिस्टम में आपने फॉर्मूला देखा होगा इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का, वो होता है L इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁷ ln d/r डैश, एंड r डैश इज 0.7788 r। इसको मैंने पावर सिस्टम में कवर किया होगा, पावर सिस्टम के अंदर इंडक्टेंस वाला मेरा लेक्चर देख लेना, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बताया होगा, ठीक है। ऐसा ये फॉर्मूला जो होता है, इसके अंदर हम लोग हमेशा ही मान के चलते हैं कि एक बार हमारा चल रहा है और पैरेलल में दूसरा कंडक्टर भी चल रहा है, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट होता है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। एज ए मैग्नेटिक फील्ड एक पावर लाइन जो होती है वो दूसरी नियर बाई लाइन को अफेक्ट करती है, तो दोनों का इफेक्ट जो मिला जुला होता है, उसकी वजह से जो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकल के आता है वो है 4 इंटू 10⁻⁷ ln d/r डैश, सही है। तो ये पावर सिस्टम जब भी हम बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। ये जो मैंने ऊपर आपको स्ट्रेट कंडक्टर वाला इन आइसोलेशन का जो फॉर्मूला दिया है, ये कई बुक में आपको जल्दी मिलेगा नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये मीज़र नहीं कर सकते और ना कभी हमें स्ट्रेट वायर इन आइसोलेशन मिलता है, इसीलिए वो फार्मूला हम रेयरली यूज़ करते हैं। हम लोग ज़्यादातर यही फार्मूला यूज़ करते हैं। नाउ ये तो हो गया पावर सिस्टम स्ट्रेट, मतलब अल्टीमेटली हमने वायर के जो भी फॉर्मूले देखे, तो हमने देखा कि वायर के अंदर जो इंडक्टेंस है स्ट्रेट वायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के। अगर यहाँ पर भी देखो, आप कहोगे लेंथ कहाँ है सर? यहाँ क्या लिखा है? इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब डिवाइड बाई L ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर रखा है। अगर मैं केवल इंडक्टेंस निकालूँ तो L इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁷ L
ln d बाई आर डैश। समझ में आ रही बात है? तो अगेन इट इज अ डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, सही है। लेकिन अगर हम कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल के अंदर पूरा खेल बदल जाता है। कॉइल के अंदर क्या होता है, अगर आप स्ट्रेट वायर, कॉइल कैसे बनाओगे, एक स्ट्रेट वायर ले लो। अब स्ट्रेट वायर में मल्टीपल लूप्स हैं। अगर इसी स्ट्रेट वायर को मैं इस तरीके से कॉइल के रूप में फॉर्म कर दूं, जैसे स्ट्रेट वायर है, इसी को मैं पकड़ के ऐसे गोल 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 स्प्रिंग की तरह फॉर्म कर दूं, तो अब क्या होगा, इस स्ट्रेट वायर में ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, फिर यही करंट दोबारा जाएगा इसकी वजह से आएगी, फिर यही करंट दोबारा जाएगा इसकी भी मैग्नेटिक, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रही थी अक्रॉस द कंडक्टर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर एक तरीके से कंसंट्रेटेड हो जाती हैं। एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस। अगर आप स्ट्रेट वायर की बात करोगे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड होती है इस तरीके से दूर तक बिखरी हुई अलोंग द लेंथ। बट जब हम इसी वायर को टर्न कर देते हैं तो हर एक टर्न, जैसे अगर आप टर्न करोगे तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसंट्रेटेड हो जाती हैं। समझ में आ रही बात है? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ये हर उस टर्न से पास होगी जो हमने बना रखा है, तो इट इज़ कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आ रही बात है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हर टर्न की वो एड अप हो जाती हैं कॉइल में। डेट इज़ द मेजर डिफरेंस कि वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया की जो लाइंस हैं वो दूसरे एरिया की लाइन से एड अप नहीं हो रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर एक टर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे मान लो इसके अंदर 10 टर्न है, तो एक टर्न की जो लाइन होगी, एक टर्न में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो इन सारे टर्न में से होके जाएगी, तो मतलब इट विल एड अप इन ऑल दी टर्न्स। इसकी वजह से बहुत ही स्ट्रांग और कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलती है कॉइल के सेंटर में। समझ में आ रही बात है? अब ये जो स्ट्रांग फ्लक्स लिंकेज देखने को मिलता है, डेट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से जो कॉइल होती है उसका इंडक्टेंस बहुत हाई होता है। और फॉर्मूला क्या होता है इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। तो अल्टीमेटली डायरेक्टली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने ज़्यादा है। नाउ अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, म्यू क्या होता है? म्यू इज दी परमेबिलिटी होती, मतलब परमिएबल मतलब कितना आपका मटेरियल कंडक्टिव है, ठीक है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कितना कंडक्टिव है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी उतना ज़्यादा मटेरियल जो होगा वो सपोर्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसीलिए अगर हम बात करें, एक होती है एयर कोर कॉइल। एयर कोर कॉइल जो होती है, एयर इतना अच्छा कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता, उसकी परमिएबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती, तो इसलिए एयर कोर में कम मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होती है। यहीं पर अगर आपने देखा होगा फिजिक्स में पढ़ा होगा, हम इसके अंदर अगर एक आयरन कोर डाल दें, या और मैं स्पेसिफिक कहूँ एक फेरोमैग्नेटिक अगर हम लोग कोर डाल दें, फेरोमैग्नेटिक कोर, ये फेरोमैग्नेटिक कोर की परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, 1000 गुना ज़्यादा होती है कंपेयर टू द एयर। तो इट विल स्टोर लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टोर होंगी, एयर में 1 हो रही है तो इसमें 10 होंगी, 1000 होंगी। समझ में आ रही बात? एक जस्ट एन एग्जाम्पल कि एयर कोर और जो आयरन कोर है, आयरन कोर में 1000 लाइन स्टोर होंगी, इसमें 1 अगर हो रही है, डेट इज़ अ डिफरेंस। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर कोर के कंपैरिजन में जो आयरन कोर इंडक्टिव कॉइल है, इट विल ऑफर ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्टेंस। समझ में आ रही है? तो एयर कोर के कंपैरिजन में म्यू नॉट अगर है परमेबिलिटी, म्यू नॉट की वैल्यू ध्यान रखना 4 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। इसको हम लोग ना एयर कोर की जो परमेबिलिटी होती है इसी को परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। ये भी छोटी छोटी बातें हैं, पता होंगी, नहीं पता है तो याद रखना। तो म्यू आयरन बहुत ज़्यादा होगी, 1000 टाइम हो सकती है, मतलब अगर एयर के अंदर 1 लाइन तो आयरन के अंदर 1000 लाइनें हम स्टोर कर सकते हैं। डेट इज़ द परमेबिलिटी, ठीक है। अब लेंथ के इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर लेंथ के इफेक्ट को आप ध्यान से देखो तो लेंथ बेसिकली डिस्टेंस, लेंथ होता क्या है? कॉइल की लेंथ मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की जो दूरी है, डेट इज योर लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट रैप टू द लास्ट रैप, ठीक है। ये बात ध्यान समझ लो पहले लेंथ क्या होती है। अब लेंथ को इंक्रीज करने के 2 मतलब हो सकते हैं, ठीक है। पहला मतलब कि हम लोग लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं और टर्न्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, टर्न्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा है, एक केस ये हो गया। दूसरा, हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं बट टर्न्स को इंक्रीज नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसे ही कि तुम स्प्रिंग लेके आए, अब हम जैसे बचपन में नहीं खेलते, तुमने स्प्रिंग को चौड़ा कर दिया, ऐसे खींच दिया, तो यहाँ आपने लेंथ को इंक्रीज करा बट स्प्रिंग के टर्न्स को चेंज नहीं करा, ठीक है। तो पहले 10 टर्न 1 सेंटीमीटर में थे, अब 10 टन 10 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर आपने लेंथ तो बढ़ाई बट टर्न्स के साथ कुछ नहीं करा। दूसरा क्या हो सकता है कि हम लोगों ने पहले 10 टन 1 सेंटीमीटर में थे, अब 20 टन 2 सेंटीमीटर में कर दिया हमने, तो नंबर ऑफ टन्स भी बढ़ा दिए, 20 कर दिए और सेंटीमीटर भी बढ़ा दिया, तो मतलब लेंथ इंक्रीज करी बट नंबर ऑफ टन्स भी इंक्रीज कर दिए। तो एक सिनारियो ये हो सकता है। तो पहले वाले अगर सिनारियो को ध्यान से देखोगे तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल। अगर एल तुमने डबल करे तो एन डबल कर दिए, तो इसका इफेक्ट हो गया 4, यानी कि ऐसे केस में एल
इंक्रीज होगा। समझ में आ रही बात है? अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल करे हैं अलॉन्ग विद द लेंथ, मतलब जो लेंथ इंक्रीज करी उसके साथ साथ टर्न्स भी इंक्रीज कर दिए, तो ऐसे में क्या होगा, इफेक्ट जो होगा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। तो जब हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि सर कॉइल की लेंथ बढ़ने पर क्या इंडक्टेंस हमारा कम हो जाएगा कॉइल के अंदर, तो आंसर है आपको बताना पड़ेगा कि लेंथ क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ रही है। क्या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से लेंथ बढ़ रही है? बिकॉज ऑलरेडी हमने बहुत कंसंट्रेटेड रखे हुए थे। अब और अगर नंबर ऑफ टर्न, जैसे ट्रांसफार्मर है 100 वाइंडिंग की जगह हमने 200 कर दी, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा है क्या उसकी वजह से लेंथ बढ़ गई? अगर उसकी वजह से इफेक्ट, अगर लेंथ बढ़ी है तो कॉइल का इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने लेंथ बढ़ा दी लेकिन आपने टर्न्स नहीं बढ़ाए, डेट इज दी सेकंड केस, कि हमने लेंथ बढ़ाई लेकिन टर्न्स नहीं बढ़ाए, वही स्प्रिंग हमने इस तरीके से खींच दी, यहाँ पर कहानी अलग हो जाती है। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ाए और लेंथ खींच दी, तो इसका मतलब आपने क्या करा, आपने एक तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कंसंट्रेटेड थी उन्हें रेयरर कर दिया, उन्हें दूर दूर कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपने कांस्टेंट रखे और लेंथ बढ़ा दी, तो इसकी वजह से इंडक्टेंस क्या होता है, वीक हो जाता है। आप देख सकते हैं, जैसे अगर बिल्कुल पास पास कॉइल है तो बहुत ही कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेटेड होगी तो बहुत ही तगड़ा इंडक्टेंस मिलेगा। जब आपने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज नहीं करे बट लेंथ इंक्रीज कर दी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से अल्टीमेटली आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेयरर कर दिया। समझ में आ रही है? दूसरी बात, आप देख सकते हो एयर है, अब मान के चलते हैं आयरन कोर भी ले लोगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, एयर में आ रही है, बाहर की। भाई एक बात समझो ध्यान से, मान के चलते हैं ये हमारा आयरन है, ये हमारी कोर है, और मतलब कोर आयरन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल है। अब अगर आप देखोगे तो फ्लक्स फील्ड लाइन जो होंगी वो इस तरीके से मूव कर रहेंगी। अंदर तो चलो बहुत बढ़िया, आपने फेरोमैग्नेटिक कोर ले रखी, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप बाहर ध्यान से देखोगे तो बाहर जो रास्ता कवर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो कहाँ कर रही है, एयर में कर रही है। एंड एयर इज अ पुअर मैग्नेटिक कंडक्टर, तो वहां पर क्या होगा, अपोजिशन ऑफर होगा, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, उतनी ज़्यादा नहीं बनेंगी, बिकॉज फ्लक्स वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलक्टेंस बढ़ रहा है, एयर का रिलक्टेंस बहुत हाई होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि भाई करंट, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, वैसे ही अगर एयर का ज़्यादा एयर ले लोगे, ज़्यादा लंबा रास्ता अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तय करना पड़ा, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिड्यूस हो जाएंगी, फ्लक्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी। समझ में आ रही बात है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ही हम कॉइल की लेंथ बढ़ाते हैं विदाउट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, सो हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वीक कर रहे हैं और उसकी वजह से इंडक्टेंस वीक हो जाता है। तो शॉर्ट कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एडअप होती है वेरी इंटेंसली, इसीलिए वहाँ पर डेंस और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इसी की वजह से हाई इंडक्टेंस हमें देखने को मिलता है। और जब हम इसी को स्प्रेड कर देते हैं तो बड़ी डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, डाइल्यूट्स हो जाती है, क्योंकि रिलक्टेंस भी बढ़ रहा होता है और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो रेयरर हो रही होती हैं। समझ में आ रही बात है? सो दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से हम कॉइल के अंदर लेंथ बढ़ने पर इंडक्टेंस वीक होता है। सही है? तो आई होप जो स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन ही पूछने आया था उसको मैंने वीडियो पास ऑन कर दूंगा, वो भी देख लेगा, और आप लोग को भी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई थिंक ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से तैयार करा है, काफ़ी कुछ रिसर्च करके तैयार करा है, काफ़ी बार एडिट करना पड़ा, क्योंकि मैं ये चाहता था कि कितना भी वीक स्टूडेंट इस वीडियो को देखे तो उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, कोई भी मैं स्टूडेंट को छोड़ के नहीं चलना चाहता। मेरा काम है कि मैं सारे स्टूडेंट को लेके चलूँ। तो बहुत सारे बच्चे जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए ये ऊपर ऊपर से वीडियो होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो मेरे लिए वो सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इतना डिटेल्ड वीडियो बनाया। कैसा लगा आपको बताना, कोई करेक्शन हो तो वो भी बताना। मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करके तैयार करा है, फिर भी गलतियां हो सकती हैं क्योंकि ये एक यूज टू टॉपिक नहीं है। जब हम लोग एक कोई यूज टू टॉपिक कवर करते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होते हैं, बट ये जब एक रिसर्च टॉपिक होता है ना तो उसमें कंट्रडिक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको कुछ कंट्रडिक्शन लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग देखेंगे उसको, और अगर कुछ होगा तो उसको करेक्शन हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि आखिर क्यों लेंथ, जो आइसोलेटेड वायर की बात करते हैं उसकी लेंथ बढ़ने पर वायर का इंडक्टेंस बढ़ता है। ठीक है, दूसरा, अगर कॉइल है, कॉइल में लेंथ बढ़ने पर इंडक्टेंस कम होता है, लेकिन कंडीशन याद रखना, कॉइल का इंडक्टेंस तब कम होगा लेंथ बढ़ने पर जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। अगर टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डोमिनेटेड बाय दी एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ टर्न्स डोमिनेट करते हैं, टर्न्स बढ़ गए तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात है? अगर ये जो केस है, ये वाला जो मैंने लाइन लिखी हुई है, ये तब काम करेगी सेकंड केस में जब नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन अनचेंज्ड बट वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉइल। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, विजुलाइज हो गया होगा।
कमेंट सेक्शन में बताना। इसका जो PDF नोट्स है सुपर प्राइम ग्रुप पे दे दूंगा। बाकी जो भी हमारे, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत डिटेल्ड में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। YCT सीरीज़ के यूथ पब्लिकेशन के कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ वहाँ पर, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। यूथ पब्लिकेशन के लिए हमारा सुपर प्राइम मेंबरशिप ले सकते हो। अगर आप सुपर प्राइम मेंबर बनते हो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट नोट, ध्यान रखना, लेटेस्ट नोट्स जो हैं वो मिलेंगे। लेटेस्ट में कौन कौन, SGP हो गया है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, एग्जाम पॉइंटर सीरीज। बाकी अगर इससे पुराने जाने जैसे पावर सिस्टम, सब स्टेशन, दे ऑल आर द ओल्ड सीरीज, ये आपको ओल्ड PDF नोट्स में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ओल्ड PDF नोट्स में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। कैसा लगा ज़रूर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना। थैंक यू।